दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फंक्शन है जो कि कैलकुलस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कैलकुलस के अंदर में जब आप फंक्शन पढ़ लेते हैं तो फंक्शन, इफ यू कंप्लीटेड द फंक्शन देन ऑल द कैलकुलस बिकम्स इजी, लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशंस एंड एनीथिंग एल्स, ऑल आर द इजी। देखो तो ये फंक्शन के अंदर में ही आप ग्राफ ऑफ फंक्शन देखेंगे, मतलब दिस इज द फंक्शन इज द बेस ऑफ कैलकुलस। सो फंक्शन के लेक्चर्स को आप अच्छी तरह से देखें, फिर होल कैलकुलस बिकम्स इजी। ठीक है, तो देखो तो पहले फंक्शन को, बिफोर स्टार्टिंग द फंक्शन वी शुड नो अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्या होता है उसको पहले सेट्स की लैंग्वेज में समझते हैं कि सेट्स की लैंग्वेज में फंक्शन क्या है। देन अदर डेफिनेशंस भी देखेंगे कि वही सेट से ही रिलेटेड होगा, लेकिन वो डेफिनेशंस अलग होगा, और दोनों डेफिनेशन एक ही है लेकिन दोनों का बोलने का जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा दैट्स डिफरेंट। ठीक है ना, ग्राफिकल डेफिनेशन भी देखेंगे इसका क्या होता है। ठीक है ना, तो चलो इसको बिफोर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो लिख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो चलो इसको लिख लेते हैं, इसके बाद इसको समझाता हूं मैं क्या होता है। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में, चलो जैसे मैं पहले समझा ही देता हूं। जैसे मान लो कोई सेट्स ए है, और जैसे मान लो इसमें 1 2 एलिमेंट है ए में, दूसरा सेट हमने बी माना जिसमें ये कंसीडर करो ए और बी दो एलिमेंट है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को जो आप डिनोट करोगे इस तरह से, ये डिनोट होता है ए क्रॉस ए इंटू बी, इस तरह से लिखोगे आप। और ये देखो तो इसमें क्या करते हैं, इसका 1 जब ए और ए इंटू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए 1 से ए रिलेट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 ए, इस तरह से। फिर 1 का बी से रिलेट करोगे, 1 का पहले ए से, फिर 1 का किससे, बी से, तो 1 का बी से किया। फिर 2 का किससे करोगे, 2 से ए का, और 2 से ए का, फिर क्या करोगे 2 से बी का। और इस तरह से आपने इसको ब्रैकेट के अंदर में रख दिया, तो ये क्या कहलाता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कहलाता है, जिसमें 1 और ए जो है, 1 और ए लिखा है हमने, जैसे 2 ए लिखा है 2 बी लिखा है, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। क्लियर? तो अब इसी को मैं थोड़ा सा लैंग्वेज में यहां लिख लेता हूं, फिर मैं आपको यहां पर फिर देखते हैं आगे इसका, है ना। तो इसमें लिख लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। देखो इसमें जो डेफिनेशन लिखा गया आप कंसीडर कर सकते हैं क्या, दो ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है ना, दो सेट्स क्या होना चाहिए, बिल्कुल ही एम्प्टी नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना ही चाहिए। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट of sets is denoted by a into b, चाहे a क्रॉस b कह सकते हो, चाहे a into b कह सकते हो। ठीक है, एंड it is defined as collection of all the ordered pair। चलो एक थ्योरेटिकल भाषा मान लेते हैं ए और बी। ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर इसी को क्या बोलेंगे, इसी को ऑर्डर्ड पेयर ए बी, वेयर ए बिलोंग्स टू क्या होगा, सेट्स ए से, और बी बिलोंग्स किससे करेगा, सेट्स बी से करेगा। क्लियर?
ए और बी जो लेंगे, ये ए और बी देखो ऑर्डर पे, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी। जैसे यहाँ पर हमने लिया था 1a 2b 2a 2b, इसी ये क्या ऑर्डर पेयर है। वह ए क्या रहेगा, ए जो जैसे पहला एलिमेंट 1 है तो पहला एलिमेंट किससे आ रहा है, ए से आ रहा है, और सेट्स ए से आ रहा है, और ये जो आ रहा है वो किससे आ रहा है, सेट्स बी से आ रहा है। तो वही हमने लिखा है डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी, ठीक है ना, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। जैसे आपने यहाँ पर, चलो जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया था, आपको डेफिनेशन जो समझाया था, 1 किससे आ रहा है, सेट्स ए से आ रहा है, और ए किससे आ रहा है, सेट्स बी से आ रहा है, ठीक है ना। दूसरी तरह हमने एक थ्योरेटिकल में ले लिया गया ए और बी, वेयर ए क्या होगा, सेट्स ए, जो पहला एलिमेंट रहेगा, यदि ए क्रॉस बी नहीं हो तो वो क्या रहेगा, पहला ए से रहेगा, सेट्स ए से रहेगा, और दूसरा किससे रहेगा, सेट्स बी से रहेगा, ठीक है ना। ये मतलब है यहाँ पे, क्लियर। अब देखो तो इसमें आता है एक रिलेशन, ठीक है ना। तो रिलेशन क्या होता है, देखो इसी में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को भी थोड़ा लिख लेते हैं। एंड रिलेशन, देखो इसमें रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज डिफाइंड एज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखो ये क्या होता है, यहाँ रिलेशन हमने क्या लिखा है, एक वर्ड रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे एक रिलेशन को हमने जैसे मान लो आर से डिनोट कर लिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसेट किसका होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जैसे हमने मान लो यहाँ पर 1a निकाला है इसमें से, और यहाँ पे मान लो हमने 2b एक सबसेट ले लिया, किससे, a इंटू बी से ले लिया, मतलब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने क्या ले लिया, एक सबसेट ले लिया। तो यही जो r से जो हमने इसको डिनोट किया है, यही r क्या कहलाएगा, रिलेशन क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कहलाता है, क्लियर। जब भी आपको रिलेशन जैसे रिलेशन को डिफाइन करना हो, रिलेशन को जब भी डिफाइन करना हो तो क्या करोगे आप, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स लोगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ही क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, दो सेट्स के बीच में क्या करता है, डेफिनेशन को, दो सेट्स के बीच में क्या बताता है, रिलेशंस को बताता है, ठीक है। तो यही आर हमने ले लिया, आर इज द सबसेट ऑफ आर, यदि इसमें से कोई सबसेट हमने ले लिया तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिलेशन कहलाएगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कहलाएगा, ठीक है ना, रिलेशन को डिफाइन। अब देखो यदि हमने एन ए, यदि मान लो एन ए के अंदर में m एलिमेंट हो, क्लियर, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, जैसे ए में कितने यहाँ एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो यहाँ हमने एन ए लिखा है, दैट्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं m, और यहाँ पर हमने एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी यदि मैं ले लूं, इसमें भी कितने हैं, देखो तो यहाँ हमने 2 लिया है, चलो मैं इसमें n ले लेता हूं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो आ जाएंगे कितने, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो आ जाता है वो क्या आ जाता है, टोटल रिलेशन, टोटल नंबर 2 इंटू एम इंटू एन आ जाता है, 2 टू द पावर क्या आ जाता है, m इंटू एन आ जाता है, ठीक है। ये कहां से आता है, तो पीएनसी से आता है, ठीक है ना, पीएनसी के लेक्चर में बताएंगे। तो ये आपका क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स डिफाइंड हो गया, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में क्या डिफाइंड हो गया, आपका रिलेशन डिफाइंड हो गया। अब देखते हैं क्या, फंक्शन देख लेते हैं इसी में, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन देखो स्पेशल केसेस ऑफ किसका होता है, रिलेशन का ही क्या होता है, स्पेशल केसेस ऑफ फंक्शन, स्पेशल केसेस ऑफ रिलेशन क्या कहलाएगा, आपका फंक्शन कहलाएगा। इसीलिए यहां पर ये बताना जरूरी था, ठीक है ना। स्पेशल केसेस, देखो रिलेशन बहुत डिफरेंट टाइप के रिलेशंस हो सकते हैं, लेकिन फंक्शन जो होंगे वो स्पेशल केस ही होंगे। स्पेशल केस मींस जैसे देखो रिलेशन किसी भी तरह का हो सकता है, दैट्स मींस कोई ब्रदर, जैसे कोई, जैसे मान लो किसी को आप ब्रदर बोल सकते हो, किसी को सिस्टर बोल सकते हो, एक्चुअली दे आर नॉट सिस्टर, दे आर नॉट ब्रदर, दे आर नॉट ब्रदर, आप किसी को भी कह सकते हो। लेकिन फंक्शन जो होगा, फंक्शन जो आपका सिबलिंग होगा, जो आपका सगा होगा, वही कहलाएगा फंक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। तो देन रिलेशन एंड फंक्शन रिलेशन, फंक्शन इज द स्पेशल केसेस ऑफ रिलेशन, क्लियर। अब फंक्शन देखते हैं क्या होता है फंक्शन। देखो बिफोर फंक्शन को देखने से पहले
फंक्शन का देखो एक डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है फंक्शन। देखो इसमें क्या करते हैं, दो सेट्स को मानते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको, लेट्स ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। देखो इसके अंदर भी क्या करना पड़ा, दो सेट्स लेना पड़ा ए एंड बी, जो क्या है वो नॉन एम्प्टी सेट्स है, एंड let there exist a रूल या मैनर, कुछ भी लिख लो, रूल चाहे मैनर, corresponding f, ठीक है ना। देखो हमने क्या लिखा, लेट देयर एग्जिस्ट, यदि कोई दो सेट्स ए और बी है, ठीक है ना, टू सेट्स ए और बी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स है। इसमें हमने एक माना कि उसके बीच में क्या होगा, एक रूल एस्टेब्लिश्ड हुआ है, दोनों ए और सेट्स ए एंड बी के अंदर में क्या हुआ, एक रूल एस्टेब्लिश्ड हुआ है, जिसको हमने किससे नाम दिया है, एफ से। क्लियर। विच एसोसिएटेड, देखो यहां पर लिखते हैं, विच एसोसिएट्स each and every element of sets A, each and every element of set A uniquely with the element of set B, then uniquely with the element of set B, then ये जो F लिखा है हमने, यहां जो रूल लिखा था F is called ठीक है ना, is called a function from set A to set B। समझना, देखो तो ये क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एंड डिनोटेड बाय, इसको जो डिनोट करोगे, फंक्शन फ्रॉम F A to B, इस तरह से डिनोट करोगे। क्लियर। चाहे आप इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हो, इस तरह से, क्या A और F, इस तरह से B कर सकते हो, इस तरह से, ठीक है। तो देखो तो हमने इसको थोड़ा सा और भी समझा दो। देखो क्या होता है इसके अंदर में, दो सेट्स आपने मान लो A और B कंसीडर किया। देखना यहाँ पर हमने डिफिनेशन समझाता हूं आपको। देखो तो दो सेट्स हमने मान लो इस तरह से A और B, दो सेट्स बनाया, A सेट्स B है, और ये रूल एस्टेब्लिश्ड किया हमने F से हमने इसको डिनोट किया। एक रूल है जो एस्टेब्लिश्ड किया है, वो क्या है, F है। A और B के बीच में एक रूल हुआ है जिसको हमने क्या नाम दिया है, F दिया है। अब देखो इसके अंदर चलो कुछ एलिमेंट जो नॉन एम्प्टी है तो इसको एलिमेंट मान लेते हैं, 1 2, चलो 3 और 4 मान लिया। क्लियर। और यहाँ पे हमने मान लिया A B एंड C मान लिया। अब देखो यहाँ पर चलो इसको हमने ऐसे रिलेट कर दिया, इसको इससे कर दिया, 1 का इससे कर दिया, 3 और 4 का हमने चलो B से करवा दिया ऐसे, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, डेफिनेशन क्या कह रहा है, इसको समझो को। क्या कह रहा है, लेट A एंड B विद टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो सेट्स आपने कंसीडर किया, A और B जो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स है। एंड क्या है, देखो लेट देयर एग्जिस्ट, आपने एक रूल को एस्टेब्लिश्ड किया है, जिस रूल को हम किससे नाम दे रहे हैं, F से उसको डिनोट करें,
ठीक है। विच एसोसिएट्स, क्या कह रहा है, जो कि एसोसिएट्स कर रहा है इच एंड, देखो इच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ए के प्रत्येक एलिमेंट यूनिकली विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी के, सेट बी के एलिमेंट से क्या हो, यूनिकली कनेक्टेड हो। देखो जैसे क्या कहता है, जैसे मान लो 1 और 2 सेट्स बी से क्या है, देखो तो सेट्स बी के एक एलिमेंट से ही कनेक्टेड है ना, यहां पर सेट्स बी के एक एलिमेंट से ही कनेक्टेड है ना। सेट्स ए के जो दो एलिमेंट है वो किससे कनेक्ट कर रहे हैं, सेट्स बी के एक यूनिकली कनेक्टेड है, सेट्स बी के एक एलिमेंट से ही कनेक्टेड है। तो वो कह रहा है विच यूनिकली विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी देन एफ इज कॉल्ड द फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। यदि इस तरह का रूल फॉलो करेगा, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, एक भी एलिमेंट इसमें छूटना नहीं चाहिए, तो सेट ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट ने, सेट बी के एलिमेंट से क्या होना चाहिए, यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। और इसको कैसे डिनोट करेंगे, इस तरह से डिनोट करेंगे, फंक्शन एफ फ्रॉम, ये लिखा, इसका मतलब क्या होता है, एफ जो हमने यहाँ रूल लिखा था, रूल लिखवाया था, रूल एफ फ्रॉम, तो ये क्या है, इसको ऐसे लिखेंगे एफ से, और ये ये लगाएंगे और उसको क्या करेंगे, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी लिखेंगे। तो ये क्या है, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, चाहे आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। क्लियर, ठीक है। ये क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है ना। चलो दूसरा ले लेते हैं इसमें, ये पहला लिया था, एक दूसरा ले लेते हैं जो फंक्शन, देखो यहां पर सेकेंड ले लेते हैं, एक सेट ए बना लिया, सेट बी बना लिया, यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ ले लिया हमने ए बी सी। क्लियर, चलो इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, 3 को हमने बी से कनेक्ट कर दिया, और इसमें अब कनेक्टेड नहीं किया, तो क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन होगा, नहीं होगा फंक्शन। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ क्या लिख रहा है, इच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये यूनिकली कनेक्टेड विद एलिमेंट ऑफ सेट बी है ही नहीं। देखो यहाँ पर इच एंड एवरी, एक एलिमेंट, एक एलिमेंट क्या हुआ यहाँ पर बचा रह गया, तो ये क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्लियर, चलो तीसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड एक और भी एग्जांपल ले लेते हैं। आपने क्या देखना है इसके अंदर में, यूनिकली कनेक्टेड है कि नहीं, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के प्रत्येक एलिमेंट से, बी के एलिमेंट से क्या है, यूनिकली कनेक्टेड है कि नहीं है, तो ही आप इसको क्या बोलोगे, फंक्शन बोलोगे। क्लियर, चलो 1 2 3, चलो 3 एलिमेंट लिया, यहाँ पर ए बी सी ले लिया। अब देखो तो यहाँ पर हमने इसको ऐसा बनाया और ऐसा बना दिया, देखो तो इस तरह से, और इसको ऐसा कनेक्ट कर दिया और इसको ऐसा कनेक्ट कर दिया, क्या ये फंक्शन है, होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 जो है यूनिकली कनेक्टेड नहीं है, बी के 2 एलिमेंट से 1 क्या है, बी के 2 एलिमेंट से क्या है, कनेक्टेड है, तो ये भी क्या होगा, नॉट ए फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है। क्लियर है ये डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन से क्लियर है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर में आता है क्या, इमेज, और एक आता है प्री इमेज। तो ये क्या होता है उसको देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पर देखो इमेज क्या होता है, इमेज एंड प्री इमेज। देखो चलो इसको पहले लिख लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। इफ ए बिलोंग्स टू सेट ए इज associated with B belongs to set B, then B is called as functional image और F इमेज। और क्या कह सकते हो, इमेज
इमेज ऑफ ए, इमेज ऑफ ए, ठीक है। एंड ए जो कहलाएगा, ये जो ए, एंड ए इज कॉल्ड एज प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ बी, बी अंडर एफ। समझो क्या कहना चाह रहे हैं। देखो जैसे मान लो एक सेट हमने यहाँ देखो सेट हमने ए बनाया, ठीक है, और ये सेट हमने बी बनाया, ठीक है। इसमें मान लो ए है, ए का इमेज इधर क्या आया, बी आया, ठीक है। ए किससे कनेक्टेड है, बी से। तो यहाँ हमने क्या लिखा, इफ ए बिलोंग्स टू ए एसोसिएटेड विद द बी बिलोंग्स टू बी। देखो यहाँ बी एक एलिमेंट, यहाँ सेट्स बी में हमने बी रख दिया, देन बी बिलोंग्स टू बी, देन बी इज कॉल्ड द फंक्शनल इमेज। बी क्या कहलाएगा, फंक्शनल इमेज कहलाएगा, किसका, ए का कहलाएगा। तो वही लिखा हमने, देन बी इज कॉल्ड द फंक्शनल इमेज, और एफ इमेज बोल सकते हो, और क्या बोलते हो, इमेज ऑफ ए बोल सकते हो, ठीक है। बी को क्या बोलोगे, इमेज ऑफ ए बोलो, चाहे इसको फंक्शनल इमेज बोलो, चाहे क्या बोलो आप, एफ इमेज बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। बी को क्या बोलो, और ए क्या कहलाएगा, देखो तो ए क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा प्री इमेज, किसका, बी का, क्लियर। बी कहलाएगा क्या, ए का फंक्शनल इमेज, और ए क्या कहलाएगा, बी का प्री इमेज कहलाएगा, क्लियर। अब इसी के अंदर में क्या आता है, देखो डोमेन, को डोमेन एंड रेंज, ठीक है। डोमेन, को डोमेन एंड रेंज, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या आता है, जैसे आपने लिखा कोई भी फंक्शन को एफ ए टू बी लिखा, कोई फंक्शन फ्रॉम क्या है, सेट ए टू सेट बी। तो देखो तो ए जो कहलाता है, ए जो कहलाएगा, ए इज कॉल्ड द डोमेन, ये क्या कहलाएगा आपका, डोमेन कहलाएगा। ए में जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और बी क्या कहलाता है, इसमें को डोमेन कहलाता है। बी क्या कहलाता है, को डोमेन कहलाता है, ठीक है। और रेंज क्या कहलाता है, देखो रेंज क्या होगा, समझ में, बी के सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, को डोमेन कहलाएंगे। बी में जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, को डोमेन कहलाएंगे। और ए में जितने भी एलिमेंट रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, ठीक है। और एक आता है रेंज, रेंज क्या होगा, देखो तो रेंज, यहां पर आपको मैं डेफिनेशन बता देता हूं क्या है रेंज। रेंज इज द कलेक्शन ऑफ, रेंज इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द क्या, फंक्शनल इमेज, all the functional image of the element in set E, क्लियर। देखो जैसे मान लो रेंज क्या होगा, जैसे आपको यहां मैं थोड़ा समझा देता हूं क्या होगा रेंज। देखो रेंज जैसे आपने इस तरह से इसको, ए है और सेट बी है, जैसे हम मान लो 1 2 3 4 लिखा, और यहाँ पर ए बी सी डी ऐसे लिखा मान लो। तो 1 का ए से हमने मान लो रिलेट किया, 2 का बी से, 3 का सी से, क्लियर। और 4 का हमने मान लो डी से कर दिया, और यहाँ पर एक ई भी ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, रेंज क्या होगा इसका, रेंज पहले तो डोमेन देख लो, इसमें डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा आपका, डोमेन हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट क्या है, डोमेन। और को डोमेन क्या हो जाएगा, को डोमेन क्या हो जाएगा आपका, देखो तो इसमें को डोमेन के लिए क्या हो जाएगा, ए बी सी डी और ई आ जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा आपका, हमने क्या लिखा है रेंज के अंदर में, जो भी ये फंक्शनल इमेज होगा, जैसे जिसका फंक्शनल इमेज, जैसे मान लो 1 का फंक्शनल इमेज क्या है, ए, 2 का क्या है, बी, 3 का क्या है, सी, 4 का क्या है, डी। तो जिसका भी फंक्शनल, जिस एलिमेंट का भी फंक्शनल इमेज होगा इसके अंदर में, वही फंक्शनल इमेज क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। अदरवाइज जैसे ई रह गया तो ई रेंज नहीं कहलाएगा, क्योंकि 4 का जैसे इसका कोई फंक्शनल इमेज है ही नहीं इधर, तो दिस इज नॉट ए रेंज, ये क्या होगा, ये रेंज के पार्ट में नहीं आएगा। तो रेंज के पार्ट में क्या आ जाएगा, ए बी सी एंड
डी आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो इसमें यहां पर हमने जो देखा, तो आप क्या कह सकते हो यदि ऐसा है तो रेंज आपको क्या दिख रहा है? देखो तो रेंज सबसेट है कोडोमेन का? नहीं, तो इसको कह सकते हो क्या रेंज जो है वो सबसेट किसका होता है? बोलो, कोडोमेन का। नहीं, रेंज जो होता है वो सबसेट किसका होता है? कोडोमेन का। क्लियर? तो देखो इसमें डोमेन का जो डेफिनेशन है, ये तो आपने सेट्स का डेफिनेशन देखा, इसका और भी डेफिनेशंस हैं। जैसे मान लो इसमें फंक्शनल रूट क्या हो, आपको डायरेक्टली गिवन हो, ठीक है ना? फंक्शनल रूट यदि आपके डायरेक्टली दिया हो तो कैसे उसका डोमेन जो डोमेन करेंगे, डोमेन को देखेंगे, है ना? तो वो देखो यहां पर देखते हैं क्या है। चलो लिख लेते हैं इसको, इफ द फंक्शनल रूल इज directly given then domain is the collection of the independent variable। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखो यहां पर हमने क्या लिखा है, यदि कोई फंक्शनल रूल वेयर, इसमें एक चीज और भी लिख लेते हैं, वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड। देखो इसमें अभी समझाता हूँ ये क्या चीज है। वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड and the range is the values of the independent variable, इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो जैसे मान लो कोई फंक्शन दे रखा है, चलो यहाँ पे उसको पहले अभी समझा देते हैं। जैसे मान लो -1 to 1 दे रखा है और ये इस तरह से रियल नंबर है, ठीक है जी। और fx इजिकल टू जो दिया हुआ है fx इजिकल टू x² है। तो इसमें जो पार्ट है तुम्हारा कोडोमेन क्या है? देखो तो कोडोमेन जो है, कोडोमेन क्या है? r है, रियल नंबर है। और रेंज क्या है इसे यहां समझना। देखो पहले चलो डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या है। देखो कह रहा है इफ द फंक्शनल रूल इज डायरेक्टली गिवन, मान लो ये फंक्शनल रूल है और ये आपको क्या कह रहा है? डायरेक्टली गिवन। और जैसे देखो फंक्शन यहाँ पर fx बराबर क्या दे रखा है? x² दे रखा है। देन द डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो ये जैसे y इजिकल टू x² है, तो x को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। x के वैल्यू पर क्या हो रहा है? y डिपेंडेंट हो रहा है, इसीलिए x को क्या बोला जाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y को क्या बोला जाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पर क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड। तो x क्या होना चाहिए? यहाँ पर डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है ना? जितने भी कलेक्शन, जितने भी एलिमेंट, जितने देखो कलेक्शन ऑफ ऑल द मतलब जितने भी वैल्यूज हैं उसके लिए क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। जैसे देख लो यहाँ पर क्या मतलब, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो fx इजिकल टू हमने लिखा 1/x, ठीक है जी। तो देखो x के सारे वैल्यू क्या हो सकते हैं? x की वैल्यू क्या यहाँ 0 हो सकती है? नहीं हो सकती है। x की वैल्यू क्या यहाँ 0 हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो x का वो सारा वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। वही तो लिखा हमने, वेरिएबल वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड। अब देखो x का वो सारा वैल्यू जहां पर क्या होना चाहिए? y को क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। तो x 0 होगा क्या? देखो 0 होगा तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इसीलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा इस फंक्शन का? देखो तो डोमेन क्या आ जाएगा? ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लो चलेगा, लेकिन क्या 0 लोगे? क्या नहीं लोगे ना, तो 0 को बाहर कर दिया। तो ये इसका क्या हो गया? डोमेन हो गया। क्लियर है? वही तो लिखा है, वेरिएबल वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड एंड रेंज इज द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। रेंज क्या होगा? वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। समझो जैसे ये वाला हमने फंक्शन लिखा है, तो इसका रेंज क्या होगा? बोलो इसका रेंज क्या होगा? बोलो ये वैल्यू इसके अंदर में डालेंगे आप, ठीक है ना? तो ये क्या आ जाएगा? 1
-1 डालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और ये 1 डालोगे तो क्या होगा, देखो रेंज इज द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तो वैल्यू यहाँ हमने क्या लिखा है, रेंज इज द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये डोमेन से ही तो डोमेन तो पुट करोगे ना, इसके अंदर में डोमेन पुट करोगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है, तो y की वैल्यू जो देगा वही तो लोगे तुम, वही तो क्या होगा, रेंज होगा। नहीं, डोमेन का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू, और रेंज हमने क्या लिखा है, रेंज इज द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या, y की वैल्यू। तो चलो यहाँ -1 डालें, तो चलो -1 डालें तो क्या होगा तुम्हारा, -1 डाला x स्क्वायर में तो क्या है, 1 है, 1 डाला तो भी क्या आ गया, 1 आ गया। बोलो यहाँ पर फंक्शन में तो डालोगे, तो देखो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन -1 से 1 के बीच में यदि तुम वैल्यू डालोगे -1 0, तो 0 भी तो आएगा, तो दोनों में 1 आ रहा है, तो सबसे क्या आ गया, 0 और 0,1 आ गया, देख लो। अब इससे ज्यादा, इससे कम नहीं आ सकता, 0 और 1 से कम नहीं आ सकता, ठीक है। तो रेंज का देखो, रेंज का जो डिफरेंट मीनिंग होता है, रेंज का एक और भी मीनिंग होता है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू भी होता है, अभी इसको आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर इसके बीच का वैल्यू डालो, जो भी वैल्यू देखो, -1 0 1 ये आएगा, इंटीजर वैल्यू ये देगा, -1 0 और 1, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 और 1 आ जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज आ जाएगा। रेंज का भी डिफिनेशन और भी देखेंगे आगे, यदि यहाँ पर आपका क्लियर नहीं हो रहा है रेंज, तो और भी इसको आगे लेक्चर में करेंगे, क्लियर है। अब इसमें देखो, मैं ग्राफिकल डिफिनेशन थोड़ा सा, इसका डिफिनेशन ग्राफिकल करवाता हूँ, ग्राफिकल, ग्राफ से इसका डिफिनेशन। देखो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को देखने के लिए आप क्या करोगे, ड्रॉ ग्राफ, ग्राफिकल डिफिनेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन। आप क्या करोगे, पहले यदि आपको ग्राफ से चेक करना है तो पहले क्या करोगे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन। फंक्शन का क्या करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे, चाहे उसका चाहे अपने क्या करना है, उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एंड ड्रॉ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू क्या, ड्रॉ द वर्टिकल लाइन if graph of function cut, अब if ग्राफ फंक्शन मत लिखो, लिख लिखो if graph cut 1 point then it is a function। समझना है यहाँ पर, वो क्या होगा, फंक्शन होगा, अदरवाइज क्या होगा, नहीं होगा। समझना कैसे, जैसे हमने y = fx बराबर हमने क्या लिखा, मान लो x² लिखा, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ क्या है, पैराबोलिक ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ देखो तो ऐसा ग्राफ होता है, पैराबोला आपने देखा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी देखा होगा, यहाँ पर इस तरह से पैराबोलिक ग्राफ होता है। बताओ, ये इस तरह से ग्राफ होता है, बोलो। अब इस तरह से ग्राफ है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, देखो ग्राफ को कितने जगह पे काटा, एक जगह पे काटा है, यहाँ पर ये नहीं है भाई, ये जो हमने ड्रॉ किया है, दिस इज नॉट ए पॉइंट, क्लियर। तो देखो ग्राफ को कितने जगह पे काटा है, एटलीस्ट 1 पॉइंट पे काटा है यहाँ पर, देखो तो क्या होगा, ये y = x² क्या है, फंक्शन है। जैसे मान लो हमने x = y² लिखा, x क्या लिखा, y² लिख दिया, चलो यहाँ पर y² लिख दिया, तो क्या ये फंक्शन है, चेक करते हैं इसको ग्राफ से। ग्राफ इसका कैसे बनता है, बोलो, इस तरह से ग्राफ बनता है, पैराबोलिक ग्राफ। ऐसे ड्रॉ करो वर्टिकल लाइन, ग्राफ को कितने जगह काटा, 2 जगह काटा, तो क्या ये फंक्शन नहीं है ना। चलो और भी एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे फंक्शन नहीं है। देखो जब आप वो सेट्स वाले डेफिनेशन से जा रहे थे, देखो ये जो इसका सेट से डेफिनेशन से जाओगे ना आप, देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर x की क्या है, x की एक वैल्यू के लिए y की क्या दे रही है, देखो 2 वैल्यू दे रही है यहाँ पर, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये। मान लो यहाँ पर 1 दे दिया, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रही होगी, मान लो 2 दे रहा होगा, इधर क्या दे रहा होगा, -2 दे रहा होगा। तो x की यहाँ पर -1 रखा, तो मान लो यहाँ y की वैल्यू क्या दे रही है, 2 भी दे रही है, और यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखा, तो y की वैल्यू क्या, यहाँ देखो, ऐसे देखो आप, ये देखो
जैसे -1 रखा है यहाँ, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या दे रही है, 2 भी दे रही है, और y की वैल्यू क्या दे रही है, -2 भी दे रही है। तो अभी आपको जो ये डेफिनेशन बताया था कि एक वैल्यू के लिए दो वैल्यू क्या होना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो वही चीज है यहाँ पर। तो आपको जब भी फंक्शन पता करना हो, यदि ग्राफ आता हो, ग्राफ यदि आपको आता हो, तो ग्राफ क्या करना है, ग्राफ बना लेना है। जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू मान लो ए स्क्वायर लिया, तो ये इसको चेक करेंगे क्या ये फंक्शन है, तो ग्राफ ड्रॉ कर लो। दिस इज क्या, ये सर्कल है, ऐसे ड्रॉ करो, देखो 0, ए इधर मान लो 0, माइनस, अब इसको ड्रॉ करो तो क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट फंक्शन हो जाएगा। क्लियर। तो जब भी आपको ग्राफिकल से फंक्शन पता करना, क्यों समझा दिया मैंने कि x की एक वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, y के दो वैल्यू आ रहे हैं, यही तो था भाई। अभी जो बताया x वाला ये पार्ट रहता है, y वाला ये वाला पार्ट रहता है ना। तो x की एक वैल्यू के लिए y के दो वैल्यू आएंगे, इसलिए फंक्शन नहीं है। यदि आपको ग्राफ आता है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, 2 पॉइंट पे कट करेगा तो नॉट फंक्शन, 1 पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन है, इट इज फंक्शन। क्लियर।